चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें दौर की मतदान की। 22 साल आपने इनको दिए, 5 साल आप हमें दीजिए। गर्दन को किसी ने पकड़ा है तो कांग्रेस के पंजे ने। पूरा देश मान रहा है कि हमारी सरकार बनने वाली है। विरोधी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। तो यूपी विधानसभा के 5वें चरण पर मतदान जारी है। इस चरण में 13 जिलों की 49 सीटों के लिए कुल 829 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 829 उम्मीदवारों में 742 पुरुष हैं और 87 महिला उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज करीब 1,56,00,000 मतदाता करेंगे। उधर केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि अगर यूपी में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। जायसवाल ने बात कानपुर में कही। अगर मतदान प्रतिशत बढ़ा है, अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत में नहीं आती है, क्या करें? इसके अगर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल शासन के अलावा और विकल्प ही क्या हो सकता है, जो संविधान हमारा कहता है। तो उमा भारती ने भी बयान दिया है। जो श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था उसके जवाब में उमा भारती, जो कि बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने बयान दिया। सुनिए। हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और राष्ट्रपति शासन की घोषणा नहीं है, धमकी है, आतंकित करना। उत्तर प्रदेश के लोगों को भयभीत किया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है। तो अगर हम ऐसे रूल नहीं कर पाएंगे तो हम राष्ट्रपति शासन के जरिए रूल करेंगे। और अगर उन्होंने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की तो प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी, हम सड़कों पर उतरेंगे। तो एक तरफ श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस को कह रहे हैं कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार नहीं आती है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। उधर उमा भारती ने भी उन्हें अपनी सलाह दे डाली और साफ तौर पर कहा कि लोगों को डराने की भड़काने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। केजी सुरेश, श्री प्रकाश जायसवाल का बयान और उधर उमा भारती का उन्हें जवाब। बात करेंगे श्री प्रकाश जायसवाल के बयान पर। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि ज्योति इस बीच हमारे साथ लखनऊ से रविंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविंद्र जी स्टूडियो में, और आपसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। सवाल हमारा यह है कि जो श्री प्रकाश जायसवाल ने आज बात कही कानपुर में कि अगर कांग्रेस की सरकार यूपी में नहीं आती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, इस बात को कैसे देखें? 5वें चरण का चुनाव है, बेहद इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसा ही वक्तव्य कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह ने भी दिया था जी। तो ये कांग्रेस का एक तरह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से ज्यादा हताशा नजर आता ही है कि मतलब एन कैन जिसे कहते हैं, किसी भी तरीके से, हाँ, कि किसी भी तरीके से आप किसी भी तरीके से वोट लीजिए और कुछ नहीं तो आपने जो है वहां के अवाम को एक तरह से जो है इनडायरेक्टली चेता दिया है कि अगर आपने हमें नहीं वोट किया तो राष्ट्रपति शासन होगा। ऐसा नहीं लगा कि हताशा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, लेकिन इससे जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इसका कहीं ना कहीं ऑलरेडी मुझे पता चला है कि सपा जो है वो शायद चुनाव आयोग जा चुकी है। तो चुनाव आयोग भी जो है इस तरह के वक्तव्य का बहुत ही गंभीर तरीके से इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का वक्तव्य जो है, कम से कम जायसवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने संविधान का शपथ लिया हुआ है, उन व्यक्ति को कम से कम ये जो है उनके स्तर के व्यक्ति को कहीं भी जो शोभा नहीं देती है। इस तरह की ये अगर आप ये एक तरफ से शायद कहीं ना कहीं ये भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी दल के रूप में उभर कर आएगी, अगर नहीं आएगी तो फिर हम जो है हम किसी और से मदद नहीं मांगेंगे, मदद लेंगे नहीं और हम जो है राष्ट्रपति शासन ला देंगे। तो आप ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है जो कि जो हकीकत से परे है। आज हकीकत ये आपकी लड़ाई जी, तो ये कहीं ना कहीं तीसरे या चौथे नंबर के खेल में है, रेस में है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का इस तरीके का जो प्रतिक्रिया है, ये कहीं ना कहीं वो जो कांग्रेस का जो एक एरोगेंस की बात कही गई है कि अहंकार जो कांग्रेस का एक इनहेरेंट रहा है, उसको फिर से दर्शाता है। और ये कम से कम एक मैसेज जो है ये जो एंगर है, जो हताशा है, ये तब आती है जब ये बात साफ होने लगती है दिमाग में कि आप जीत नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो बात आपने कही तीसरे चौथे नंबर पर, कम से कम उनको ये जरूर है कि हमने जितनी उम्मीद की थी उतना तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। हमने बहुत बड़ी अपने लिए जो है एक बहुत बड़ा लोगों के सामने तस्वीर रखा था कि हम उत्तर प्रदेश का काया पलट कर देंगे, हम उत्तर प्रदेश में सत्ता पलट कर देंगे, हम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अब ये एहसास हो गया है, ये कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि ये एहसास हो गया कि जी अब जो है हमने
ये एक तरह से कबूल कर रहे हैं कि अब हम रेस में जो है, जो कम से कम जो सत्ता की रेस में अब हम नहीं है। जी नहीं है। सत्ता में केजी सुरेश जी, आपसे सवाल है मेरा कि ऐसी भी मंशा हो सकती है कांग्रेस की, अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल होता है उसके हाथ में पावर ज्यादा हो जाती है, संवैधानिक अधिकार तो उन्हें है ही, संवैधानिक प्रमुख तो वो हैं ही प्रदेश में, उसके बाद जो कार्यपालिका की जो पावर्स होती है वो भी उनके हाथ में आ जाती है, तो पावर दोगुनी हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो आप अगर भारत की स्थिति को अलग अलग राज्यों में जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं लोग उनको खंगालें, तो ऐसा लगता है कि जो राज्यपाल के पद पर लोग बैठते हैं वो इंस्ट्रक्टेड होते हैं केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप कर्नाटक का उदाहरण लेंगे, भारद्वाज जी हैं, और या फिर आप गुजरात का उदाहरण लें, कमला बेनीवाल हैं। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं पावर तो हाथ में रहेगी वहां पर राज्यपाल के। कांग्रेस की मर्जी से चलेगा सब कुछ। हाँ बिल्कुल, ये देखिए सत्ताधारी दल जो भी केंद्र में है वो प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से तो वहां संभाल ही रहेगी, लेकिन इसमें ये नहीं है कि ये कोई असेंबली को डिसॉल्व करेंगे। इस बड़े मुश्किल से चुने हुए जो उम्मीदवार आए हैं वो तो कतई इसके पक्ष में नहीं है कि दोबारा चुनाव हो। तो ये जो अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वो भी सिर्फ इसलिए कि 6 महीने के अंदर उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में विधानसभा को रखा जाए और उस बीच में जितना जोड़ तोड़ हो सकता है और समीकरण बदले जा सकते हैं और उसके बाद जो है एक नया समीकरण वहां आए जो सरकार बना सके, दावा पेश होगा, कुछ कोई पार्टी टूटेगी तो कोई समर्थन देगा, 6 महीने में हताशा भी आ जाएगी, सभी दल थक भी चुके होंगे, उनको लग रहा होगी कि चलो विधायक भी जो है विधायक भी कहीं ना कहीं मांग रहे होंगे कि चलो जी अब सत्ता चाहिए, कुछ काम करना है, तभी जाके जो है दोबारा चुन के आ सकते हैं। और वो भी देखिए खाली हाथ बैठे हैं, तो ऐसे में जो है दल अपने आप भी और दूसरे जो उनको तोड़ना भी आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो राष्ट्रपति शासन भी एक तरीका है जिस तरीके से सरकार को जो है फिर से जो है बहाल किया जा सकता है, लेकिन वो फिर एक चुनावी प्रक्रिया के दौरान नहीं बल्कि उसको जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो करके कैलकुलेशंस कर लें कि जो बीच का वक्त मिलेगा उसमें कैलकुलेशंस करेंगे और उस दौरान यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ा फायदा जो है कि जो भी केंद्र का जो सत्ताधारी दल है उसका एडवांटेज रहेगा, क्योंकि राज्यपाल उनके साथ है और वहां कई जो काम भी होगा इस 6 महीने के दौरान उसका पूरा श्रेय जो है केंद्र अपने आप लेगा। वैसे ही केंद्र जब राज्यों में जब केंद्रीय नेता जब जाके भाषण देते हैं कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो जैसे खैरात बांट रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, कि वो बात करते हैं हमने आपको ये दिया, हमने आपको ये दिया, जबकि ये कर वगैरह पर पूरा अधिकार राज्यों का है और ये कोई एक फेडरल स्ट्रक्चर में जब हम काम करते हैं तो ये पूरा अधिकार के तहत ही उनको मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी की दया है, किसी की भीख है, ऐसा नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हर जगह जाके ये कहा जरूर जाता है कि हमने इतने हजार करोड़ दिए, श्रेय लेने का एक प्रयास। तो राष्ट्रपति शासन भी लग गया तो फिर तो बिल्कुल वो श्रेय लेंगे कि जो भी काम होगा उसका सारा जो है वो कहेंगे कि हाँ श्रेय हमारा ही है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक प्रत्यक्ष रूप से अगर नहीं आ सके तो परोक्ष रूप से जो है आने का एक पूरा एक प्रयास है, पिछले दरवाजे से आने का एक तरीका है। कैलकुलेटेड मूव, स्ट्रेटेजिकल मूव। चलिए बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव और स्ट्रेटेजिकल मूव कह सकते हैं, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी बनती दिख रही हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन में शायद यही बात है। सुरेश जी, हम बात कर रहे थे कि बड़ा स्ट्रेटेजिकल मूव लगता है ये कांग्रेस का, बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव है कि बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जो कि सपा से तो नाराज हैं लेकिन कांग्रेस के पक्ष में वो जा सकते हैं। क्या ऐसी वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है कांग्रेस की, कम से कम वो वोट लिए जाएं जो कि हमारे पास आ सकते हैं बशर्ते समाजवादी पार्टी उनके साथ ना हो, इसीलिए शायद किसी भी तरह के गठबंधन की बात को नकारा है? देखिए कमिटेड वोटर तो वहीं जाएगा जहां भी, चाहे वो बीजेपी का वोटर हो, बीएसपी का वोटर हो, सपा का वोटर हो, वो वहीं जाएगा। लेकिन एक होता है जो कहते हैं फेंस सिटर्स जिनको कहते हैं, जो खासकर ये आपको शहरों में मिलेंगे और ये लोग जो हैं ये तय करते हैं आखिरी वक्त पर, इनका पहले से कुछ तय नहीं होता है। वो देखेंगे कि हाँ जी स्थिरता चाहिए, हमको शांति चाहिए, हम अस्थिर सरकार नहीं चाहते। तो अगर एक हवा अगर बनाया जाए कि देखो जी अब त्रिशंकु विधानसभा होने वाला है, अस्थिरता होगी, गवर्नेंस नहीं होगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर जो है
कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली कुछ वोटर जरूर इससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि हाँ, अगर केंद्र में और राज्य में अगर एक ही सरकार रही तो बढ़िया रहेगा। लेकिन ये एक ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यूपी में बड़ा स्पष्ट है ये जो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहा है, और मल्टी कॉर्नर में 4 तो प्रमुख दल है ही, 2 राष्ट्रीय और 2 क्षेत्रीय, और भी छोटे मोटे कई दल हैं। पीस पार्टी भी काफी कई इलाके में जो है अगर विनर नहीं तो स्पॉइलर की भूमिका कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस अगर ये इसको एक रणनीति के तहत कर रही है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत सूझबूझ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये है कि जो देखिए वक्तव्य देना, ये चुनावों के दौरान बड़े बड़े वक्तव्य देना, दावे ठोकना, ये राजनीति का एक हिस्सा है। कहीं ना कहीं ये जताना कि ये कॉन्फिडेंस को दर्शाना है कि या तो हम नहीं तो कोई नहीं, इस तरीके से एक इससे जो है विरोधियों को भी थोड़ा सा आप संदेश दे देते हैं, वोटरों को भी संदेश दे देते हैं, अपने भी काडर को संदेश दे देते हैं। अगर उनमें कोई हताशा आ रही है कि उनमें अंदर कोई डर है तो उनको भी अगर एक तरह से मोटिवेट करने का एक प्रयास किया जाता है, चिंता मत करो, हमारा ही सरकार रहेगा, चाहे हमें पूरी बहुमत ना मिले लेकिन हमारा जो है परोक्ष रूप से हमारी ही सरकार रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप एक उत्साहवर्धन का भी काम कर रहे हैं। तो ये इसको बिल्कुल इसको हम फेस वैल्यू पर ना लें कि ये वाकई ये तो वैसे ही है जैसे सलमान खुर्शीद ने चुनाव के मतलब पहले जो है जिस तरीके का कैंपेन किया, और जिस दिन चुनाव हो गया उन्होंने अगले दिन माफी भी मांग ली, और बाद में आपने बेनी बाबू को भी देखा, वो भी जो है तालियों के लिए जो है उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। तो इसको बहुत ही ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि फेस वैल्यू पे बहुत गंभीर रूप से देखने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मंशा जरूर, जो इच्छा है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश पर जो है अपना जीत जो है हाँ वो करना चाहती है, वो उसके लिए एक मजबूरी, खासकर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अब पहले तो एफडीआई था, आपका लैंड एक्विजिशन बिल था, फिर आपका एफडीआई आया, आपका जो रेल की कीमतें नहीं बढ़ने दे रही है, अब ये एनसीटीसी आ गया, तो वो तो निजात पाना चाहते हैं। तो कैसे ना कैसे उत्तर प्रदेश को रिकवर किए बगैर जो है वो निजात पाने का सोच नहीं सकते हैं। तो उनके लिए ये केंद्रीय स्तर पर भी जिस तरीके से राहुल गांधी और पूरा परिवार उनका लगा हुआ है, एक तरह से कांग्रेस के लिए यूपी एक बहुत अहम जिसे कहते हैं मैदान है जहां वो अपना बाजी मारना चाहते हैं। और उसके लिए जो है हर तरह की जो है, इसमें देखिए ये सिर्फ बयानबाजी या राहुल गांधी का एक कैंपेन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरी तरीके से कांग्रेस ने जो है एक सोशल इंजीनियरिंग का, पासमानदा मुसलमान का मामला हो या अति पिछड़ों का मामला लिया हो या इवन दलितों में जो पिछड़े हैं उनकी बात की हो, और फिर आपने जो देखा कि कई जो सीटें इन्होंने जो दे रखी है, दलितों को शायद बसपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने दे रखी है अगर आप टोटल आंकड़े देखेंगे। तो इस तरीके से हर तरह से आप सोशल इंजीनियर, एक तरफ विकास की बात करें तो दूसरी तरफ सैम पिट्रोडा को भी आपने एक विश्वकर्मा या बढ़ई के रूप में आप पेश करते हैं। तो पूरी तरीके से कांग्रेस की एक रणनीति है। और फिर आपने मुसलमान आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण की बात कर जो है उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश ये जो वक्तव्य आ रहे हैं बीच में, ये भी सियासी मंतव्य को साधने के लिए वक्तव्य है, ये पूरी स्ट्रेटेजिकल वक्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बिल्कुल ही फेस वैल्यू पर मेरे ख्याल से लेना नहीं चाहिए। ये रणनीति का ही एक हिस्सा है और मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कुछ है, लेकिन वो दिखाता है कि कितने गंभीर है कांग्रेस किसी भी तरीके से जो है कांग्रेस में मतलब उत्तर प्रदेश में उनका अपना जो है जमीन को रिकवर करने ये ऐसी कही कि ममता बनर्जी से भी छुटकारा पाना है, तो बिल्कुल बिल्कुल उन्हें, और उत्तर प्रदेश ही एक जगह है और वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन वो मतलब उत्तर प्रदेश में एक अहम स्थान पर पहुंचेंगे तभी वो पूरे देश में जो है ये छोटे क्षेत्रीय दलों ने जिस तरीके से द्रमुक के वजह से बदनामी हुई या ममता के वजह से आज परेशानी हो रही है, तो वो चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों पर जो निर्भरता है वो कम हो, तो वो तभी हो सकता है जब उनकी अपनी जो खोई हुई जमीन है वो वापस मिले। सुरेश जी, ऐसा ही है, कांग्रेस की मंशा यही लगती है कि ठीक है, बिल्कुल देखिए वो तो है ही, देखिए उनका है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश को हासिल करो। तो अगर बहुमत नहीं मिलती है तो प्रयास होगा कि राष्ट्रपति शासन हो जाए। राष्ट्रपति शासन में यह रहेगा कि उस दौरान जोड़ तोड़ करके समीकरण बदला जाए ताकि सरकार बन सके राष्ट्रपति शासन के बाद। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा न हो सका और मध्यावर्ती चुनाव की तरफ जाना पड़ा तो कम से कम ये समय तो है ही अपने पास, और इस समय में आप ऐसा काम करेंगे और इसका पूरा श्रेय जो है जो लोकल स्थानीय जो विधायक है वो कांग्रेस का लेगा और वो ये कहेगा कि भाई ये तो हमने करवाए हैं और बाकी जो है ये
चलेगी कि देखो राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र से जो पूरा पैसा भेजा गया और ये काम हुआ, और हो सकता है कि वाकई वो उस समय जो है कुछ अच्छा काम भी करें, ये भी हो सकता है। तो ये एक किसे कहते हैं ना, एक पूरा एक दूरगामी रणनीति है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको अभी एक शॉर्ट टर्म की तरह देख रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश पर किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश को खोई हुई उसकी जो जमीन है उसको वापस लेना है, और उसके लिए जो है हम सारे प्रयास करेंगे। ये कांग्रेस का पूरा एक सोचा समझा पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है। जी सुरेश जी, ठीक है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही है कांग्रेस ने कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमारी नहीं आई तो राष्ट्रपति शासन, लेकिन एक स्थिति और बनती है जी, और उसके ऊपर जैसा कि रविंद्र जी ने कहा कि बातें होती रहती हैं जी कि बीएसपी और बीजेपी मिलकर सरकार बना ले। अगर ऐसा हुआ या बीएसपी दूसरे विधायकों को उठाकर सरकार बना ऐसी स्थिति में आ जाए या बीजेपी ऐसी स्थिति में आ जाए, तो फिर कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? सिर्फ ये तो देखिए, ये सारी बातें इस बिना पर हो रही है कि कांग्रेस या तो जो पूरे बहुमत से थोड़े वोटों की कमी हो और उसको समर्थन ना मिले, या वो किंग मेकर की स्थिति पे हो जहां वो फैसला करेगा कि कौन सरकार बनाएगा। इन दो स्थितियों पर जो अगर विफल हो तब जाकर जो है ये राष्ट्रपति शासन की बात है। लेकिन क्या पता वोटर के मन में क्या है, मतदाता ने अगर यह तीसरे या चौथे में जाके डाल दिया, ये तो सब हम लोग आंकलन कर रहे हैं एक तरह से, जिसे कहते हैं कि अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन ये तो सही मायने में तो मतदाता जानता है कि उसने किसको वोट दिया है। और 6 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि शायद जो है कांग्रेस अगर सबसे आखिरी पायदान में सबसे नीचे है तो पायदान में वो क्या कर पाएगी। ये सब तो फिर बातों की बातें, लेकिन सारे जब तक देखिए ये राजनीति का खेल ही ऐसा है कि जब तक निर्णय नहीं आ जाता है, फैसला नहीं आ जाता, तब तक जो है सारे राजनीतिक दल का प्रयास यही रहता है और सामने वो यही रखते भी हैं कि हमारी बहुमत से सरकार बनेगी और हमारा ये रणनीति है। लेकिन हमेशा जो लोग सोचते हैं रणनीति के हिसाब से कभी नहीं होता। 2004 में इंडिया शाइनिंग का पूरा कैंपेन आपने देखा, किसी को नहीं लगा था, इवन मीडिया भी इस तरीके से प्रभावित हो गई थी कि बातें हर जगह, सारे आपका ओपिनियन पोल और दुनिया भर के सब कुछ ने यही कहा कि एनडीए वापस आ रही है, लेकिन आपने देखा नतीजा कुछ और निकला। तो इसलिए अल्टीमेट जो है फैसला जो है जनता करेगी, और तब तक तो ये सारी जो है प्रयास कवायद ये चलता रहेगा। तो प्रयास और कवायद सब चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगी, कांग्रेस अपने पूरी तरह से जुटी हुई है सब कैंपेनिंग करने में। आपने भी कहा कि इस सब का फायदा भी होगा, लेकिन राहुल के रोड शो की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, अगर कानपुर में अगर यहाँ पे कहूं तो यहाँ राहुल को विरोध का भी सामना करना पड़ा। जो काले झंडे भी उन्हें दिखाए गए और वजह बना बाटला हाउस की जो जांच है उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी खूब है, गुस्सा भी है, लेकिन कानपुर को वापस जाओ राहुल के नारे भी लगाए गए। प्रधानमंत्री को उतारा पार्टी ने, और वहां जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। शिकायत जरूर है कि चाहे वो लाल इमली हो या एलएमएल का हो, प्लांट के मुद्दे हैं वो सारे, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, वहां जो प्रदूषण के नाम पर टैनरीज बंद हो गई हैं, शिकायत लोगों में बहुत है। लेकिन पिछले साल से कुछ जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत कुछ काम हुए हैं। तो और ऊपर से जो है एक कुछ जो भाजपा वगैरह के जो विधायक हैं उनके, पिछली बार तो एक विधायिका जो है वो तो सिर्फ 700 के करीब वोट से वो जीती थी। तो ऐसे में जो है एक चांस जरूर कांग्रेस का बेहतर करने का है अपने परफॉर्मेंस का। और ये जो आपके मुद्दे हैं, ये जो आपने बताया कि जैसे वो काले झंडे वगैरह, ये तो आपने कई रैलीज में राहुल गांधी का देखा, तो ये हो सकता है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उन्होंने ये दिखाए हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इस बात को हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी के आने से पार्टी में जो है संगठन में एक ऊर्जा जरूर आई है और कांग्रेस को इसका फायदा जरूर होगा। लेकिन क्या ये बहुमत तक ले जा पाएगी या नहीं, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। ये फायदा होगा कि सरकार बनाने पाने की स्थिति में होंगे या नहीं, ये वाकई में 6 तारीख को ही बात होगा। चलिए, तो लेकिन एक बात और है कि राहुल गांधी ने कानपुर में जिम्मेदारी जो है शिवप्रकाश जायसवाल पर छोड़ रखी है कि मैं पूरी यूपी में लगा हुआ हूं, आप कानपुर का देखिए। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनसंदेश के साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए।